brought to you by Infinix. क्या चीन फूट डालो शासन करो की नीति पर चल रहा है? क्या चीन ने ताइवान के अगले राष्ट्रपति को खरीद लिया है? क्या चीन अपने पड़ोसी को हड़पने में कामयाब हो जाएगा? इन सवालों के केंद्र में एक स्वायत्त द्वीप है जो खुद को अलग मुल्क मानता है, मगर चीन उसकी इच्छा में दिलचस्पी नहीं लेता। उसका एक ही मकसद है, उस द्वीप को अपने में मिलाना, चाहे जो विधि अपनानी पड़े। अब तक आप समझ चुके होंगे कि हम ताइवान की बात कर रहे हैं। ताइवान कहता है हमको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, चीन की तो कतई नहीं। अगर हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश की तो अंजाम बुरा होगा। वो अपनी अलग पहचान कायम रखने के लिए मरने मारने को तैयार है, लेकिन अब इसे संकल्प, ये जो बताया गया अभी तक, इसमें दरारें दिख रही हैं। चीन ने ताइवान के एक बड़े नेता को अपनी तरफ मिला लिया है। ये नेता है ताइवान का पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग-ज्यू। जिस समय ताइवान के मौजूदा राष्ट्रपति साई इंग-वेन यूनाइटेड स्टेट्स और लैटिन अमेरिका के चक्कर लगा रही हैं, इस मकसद से कि उनके दोस्त हाथ छोड़कर ना निकल जाएं और चीन के वर्चस्व से वो लोहा ले सकें, उसी समय विपक्ष में बैठे मा यिंग-ज्यू चीन पहुंच गए। इतिहास में पहली बार ताइवान के किसी मौजूदा या पूर्व राष्ट्रपति ने मेनलैंड चाइना की धरती पर कदम रखा और पहुंचते ही दिया बयान कि हम सब चाइनीज हैं। उनका इशारा ताइवान और चीन को एक खांचे में फिट करके देखने का था। यह बयान चीन की पॉलिसी से 100% मेल खाता है। अगले बरस ताइवान में राष्ट्रपति चुनाव है। इसमें मा की कुओमिंतांग पार्टी KMT इसकी जीत की संभावना जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो ताइवान के संप्रभु देश बने रहने का सपना खतरे में पड़ सकता है। तो आज हम जानेंगे ताइवान चीन संबंधों का इतिहास, ताइवान की राजनीतिक पार्टियां चाहती क्या हैं और क्या चीन ताइवान पर वैध तरीके से कब्जा कर लेगा। नमस्कार, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है और ये ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम है दुनियादारी, जिसमें आज बात ताइवान की। Brought to you by Infinix. जब कभी ताइवान का जिक्र आता है तब हमारे मन में एक सवाल उठता है, वो ये कि ताइवान एक स्वायत्त द्वीप है, चीन का हिस्सा है या संप्रभु देश है। इस सवाल का जवाब इस पर डिपेंड करता है कि आप पूछ किससे रहे हैं। मसलन चीन ताइवान को अपना अभिन्न हिस्सा मानता है। उसका मकसद इसको आधिकारिक तौर पर अमली जामा पहनाने का है। वहीं ग्वाटेमाला, बेलीज, हेती समेत कुल 13 देश ऐसे हैं जो ताइवान को संप्रभु देश मानते हैं। उन्होंने उसके साथ डिप्लोमेटिक संबंध बनाकर रखे हैं। कुछ समय पहले तक ये संख्या 20 से ज्यादा थी देशों की, लेकिन चीन उन्हें लगातार तोड़ रहा है। मसलन मार्च 2023 में होंडुरास ने ताइवान को छोड़कर चीन के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित कर लिए। चीन कहता है अगर हमारे साथ रिश्ता रखना है तो ताइवान को अलग मानना बंद करना होगा। इसको वन चाइना पॉलिसी के नाम से भी जाना जाता है। भारत, अमेरिका समेत 180 से ज्यादा देश इस पॉलिसी को मानते हैं। हालांकि कुछ देशों ने ताइवान के साथ अलग से सैन्य और व्यापारिक संबंध बनाकर रखे हैं, लेकिन वे उसे आधिकारिक संबंध नहीं मानते। इसकी सबसे बड़ी वजह चीन की आपत्ति है। तो क्या ताइवान को संप्रभु देश नहीं माना जा सकता? इसका जवाब थोड़ा जटिल है और समझने के लिए थोड़ा पीछे चलना होगा। साल 1933 दिसंबर के महीने में उरुग्वे के मोंटेविडियो में एक साउथ और नॉर्थ अमेरिकी देशों का सम्मेलन आयोजित होता है। इसमें स्टेट की परिभाषा, स्टेट से यहाँ तात्पर्य प्रांत से नहीं है, देश से है, नेशन स्टेट से है। इसमें स्टेट की परिभाषा, उसके अधिकारों और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया था। इस बैठक में तय प्रावधान बाद में लीग ऑफ नेशंस में भी शामिल किए गए। मोंटेविडियो कन्वेंशन के आर्टिकल 1 में स्टेट की परिभाषा है। इसके मुताबिक स्टेट बनने के लिए 4 जरूरी चीजें चाहिए। पहली, तय सीमाएं। ताइवान के पास देश होने लायक पर्याप्त जमीन है, उसकी सीमाएं भी निर्धारित हैं। वो साउथ चाइना सी, फिलीपींस सी और ताइवान स्ट्रेट के बीच में है। दूसरी शर्त, पर्याप्त आबादी। ताइवान की आबादी लगभग 2 करोड़ 36 लाख लोगों की है, देश के लिए काफी। नंबर 3, सरकार। ताइवान में एक लोकतांत्रिक सरकार काम करती है। इसका चुनाव ताइवान के आम लोग करते हैं। यहां तक तो सब ठीक चलता है। मामला फंसता है चौथी अर्हता पर। यह है संप्रभुता, यानी दूसरे देशों के साथ राजनीतिक और कूटनीतिक संबंध बनाने की आजादी का मसला, और ताइवान यही मात खाता है। 25 अक्टूबर 1971 तक ताइवान यूनाइटेड नेशंस UN का मेंबर था। उसे सिक्योरिटी काउंसिल की स्थायी सदस्यता भी मिली थी। अक्टूबर 1971 में UN जनरल असेंबली ने फिर प्रस्ताव पारित कर ताइवान को बाहर कर दिया और उसकी जगह चीन को मेंबरशिप दे दी। ताइवान से वादा किया गया था कि उसे UN में वापस लिया जाएगा, लेकिन समय के साथ चीन का प्रभुत्व बढ़ता गया और ताइवान से किया गया वादा ठंडे बस्ते में चला गया। मौजूदा वक्त में ताइवान UN या उसकी किसी संस्था का मेंबर नहीं है।
2022 में जब वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में कोरोना के मुद्दे पर उसको बुलाने की बात चली थी, तब चीन ने बड़ा बखेड़ा भी खड़ा किया था। इसके बाद ताइवान की एंट्री रोक दी गई थी। ये सब बताने का मतलब यह है कि ताइवान के पास यूएन के पर्याप्त सदस्यों का समर्थन नहीं है। गिनती के देशों ने उसके साथ डिप्लोमेटिक रिश्ते बनाए हैं और संख्या हमने जैसा बताया घटती जा रही है। जो बचे हैं उनमें से कोई ऐसा नहीं जिसकी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में तूती बोलती हो। अधिकतर मामलों में ये संबंध ऐतिहासिक और सांकेतिक ही हैं। जैसे जैसे इन देशों की आर्थिक ज़रूरतें बढ़ रही हैं, वैसे वैसे इनका रुख भी बदल रहा है। अगर वो आर्थिक फायदे पर फोकस करते हैं तो जाहिर है उनका झुकाव चीन की तरफ बढ़ेगा। हालिया उदाहरण होंडुरास का। 26 मार्च को होंडुरास ने चीन के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्थापित करने का ऐलान किया और ताइवान के साथ 8 दशक पुरानी दोस्ती तोड़ी। 2 बड़ी वजहें इसकी। पहली, प्रासंगिकता। जिस समय होंडुरास ने ताइवान के साथ दोस्ती की थी उस समय कोल्ड वॉर चल रहा था और कम्युनिज्म का खतरा बढ़ रहा था। अब कोल्ड वॉर बीत चुका है, विचारधारा की लड़ाई मंद पड़ गई है, नई दुनिया में देशों के बीच संबंधों के मायने बदल गए, असर ताइवान पर पड़ रहा। दूसरी वजह, आर्थिक संकट। होंडुरास इस समय इस संकट से जूझ रहा है। उसके ऊपर ताइवान का लगभग 5,000 करोड़ रुपए का कर्ज है और ये बढ़ रहा है। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक होंडुरास ने चीन के साथ संबंध जोड़ने से पहले ताइवान से लगभग 20,000 करोड़ रुपए की मदद मांगी। ताइवान ने इनकार किया तो होंडुरास ने रिश्ता तोड़ा, इस उम्मीद के साथ कि चीन उसे इस आर्थिक संकट से उबार लेगा। हालांकि एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये होंडुरास के दलदल में फंसने की शुरुआत है। होंडुरास नवा ऐसा देश है जिसने 2016 के बाद ताइवान से रिश्ता तोड़ा। 2016 में क्या हुआ था? उस बरस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी डीपीपी की साई इंग वेन ताइवान की राष्ट्रपति चुनी गई थी। उनके आने के बाद से ताइवान का साथ छोड़ने वाले देशों की संख्या बढ़ी। इस लिस्ट में अगला नंबर पराग्वे का हो सकता है। पराग्वे अप्रैल 2023 में वहां पर चुनाव होने हैं। विपक्षी पार्टी ने कहा हम सत्ता में आए तो वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट करेंगे। जो पार्टी अभी सत्ता में है वो आर्थिक मदद मांग रही है। ताइवान इस डॉलर डिप्लोमेसी से परेशान है। वो दोस्त देशों में मची भगदड़ को रोकने की कोशिश भी कर रहा है। ताइवान की राष्ट्रपति साई इंग वेन का हालिया दौरा इसी कोशिश का नतीजा है। साई का दौरा 29 मार्च को शुरू हुआ, 10 दिनों का दौरा। इसमें वो अमेरिका में रुकेंगी जरूर, लेकिन ये अमेरिका का आधिकारिक दौरा नहीं है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका ताइवान को देश के तौर पर मान्यता नहीं देता। इसी वजह से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भी उनसे नहीं मिलेंगे। हालांकि अमेरिकी संसद के निचले सदन के स्पीकर केविन मैकार्थी का उनसे मुलाकात का प्लान बन रहा है। इन रपटों पर भी चीन ने नाराजगी जताई है और कहा कि अगर साई ने मैकार्थी से मीटिंग की तो उसका करारा जवाब मिलेगा। इससे पहले अगस्त 2022 में पिछली स्पीकर नैन्सी पेलोसी अचानक ताइवान पहुंची थी, जिसके बाद चीन ने ताइवान को घेर कर मिलिट्री ड्रिल की थी और इशारा कि अगर ऐसा दोबारा हुआ तो बुरा परिणाम भुगतना पड़ेगा। साई इंग वेन के दौरे पर मचे बवाल पर अमेरिका ने नरमी बरती है। व्हाइट हाउस ने कहा यह एक नॉर्मल ठहराव है, इसको लेकर हंगामा करने की जरूरत नहीं है। साई उस समय अमेरिका पहुंची जब अमेरिका और चीन के संबंध खराब हैं। यूक्रेन वॉर के बाद से चीन और रूस की करीबी बढ़ी है, जबकि अमेरिका यूक्रेन के सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर सामने आया है। फरवरी में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने चीन पर जासूसी बलून भेजने का भी आरोप लगाया था और दौरा रद्द किया था, जिसके बाद दोनों देशों के बीच खटास और बढ़ गई। साई का अमेरिका जाना क्या गुल खिला सकता है? ये सवाल हमने पूछा दिल्ली यूनिवर्सिटी के डिपार्टमेंट ऑफ ईस्ट एशियन स्टडीज में प्रोफेसर राजीव रंजन से। जैसे कि आपने कहा कि जो ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या है वो लगातार कम होते जा रहे हैं, तो यहाँ पे इसका जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर जो है वो चीन की जो आर्थिक और राजनीतिक शक्ति जो है लगातार बढ़ती जा रही है। तो और आपने देखा होगा कि जो भी मतलब महत्वपूर्ण जो देश हैं उनमें से लगभग तो नहीं मान्यता देते हैं। जो ताइवान को जो मान्यता देने वाले छोटे छोटे जो स्टेट्स हैं, मतलब देश हैं, जो वो हैं कैरिबियंस हैं या अफ्रीकन्स हैं, मतलब स्मॉल स्मॉल स्टेट, तो उनका कुछ ज्यादा तो आप कह सकते हैं कि वो रहना और ना रहना मतलब था कि एक आपके पास था कि इतने लोगों की नजर में आप जो है एक इंडिपेंडेंट स्टेट है। और तो ताइवान अलग पड़ना, यहाँ पे जो अमेरिका का जो रिलेशनशिप है ताइवान के साथ वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है और क्रिटिकल भी है। जो ताइवान और यूएस का जो रिलेशनशिप है वो ताइवान रिलेशनशिप एक्ट जो है उसकी तरह जो है उसी के मुताबिक वो गाइड होता है। और जो 6 एश्योरेंसेज हैं, जो जब अमेरिका ने जब अपना लॉयलिटी नहीं कहूंगा मैं इसको, जब अपना उन्होंने पाला बदला जब पीआरसी को लेकर के, तो उसके बाद उन्होंने जो 6 एश्योरेंसेज हैं जो उन्होंने ताइवान को दिए कि ये चीज मैं आपको सपोर्ट करूंगा। तो यूएस जो है यहाँ पे एक एम्बिग्युइटी लेके चलता है यहाँ पे कि वो खुल के कहीं नहीं कहता है कि आप जो है ताइवान को एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में देखना चाहते हो या चाइना के साथ यूनिफाइड करना चाहते हो।
वो कहता है कि पीसफुल जो है वो एक स्टेटस को बरकरार रखना चाहता है। तो एक एम्बिग्यूटी है, एम्बिग्यूटी को लेकर के जो अमेरिकन जो एकेडमिया है, जो स्ट्रेटजिक सर्कल है, उसमें भी डिबेट होती है। अभी जो है जो बाइडेन गवर्नमेंट के अंदर जो है ये एक थोड़ा सा खुल के आया था कि एंड ये जो रशिया यूक्रेन की जो युद्ध हुआ उसको लेकर के बहुत सारे प्रश्न सामने आए। क्या अमेरिका जो है वो ताइवान, अगर वो युद्ध होता है तो क्या अमेरिका खुलकर सपोर्ट में आएगा या नहीं आएगा, या सिर्फ बाहर से ही मदद करेगा? तो और इसको लेकर के जो है जो ताइवानी जो पीपुल है उनमें भी एक तरह का एक, आप कह सकते हैं कि एक तरह का एक सोच आया कि भाई अब ये कैसे हो सकता है कि अगर वो यूक्रेन को सपोर्ट नहीं कर सकते जो नाटो का मेंबर बनने वाला था, दैट्स ए, वो पूरा सोवरन स्टेट है वो, तो वहां नहीं आया। तो फिर यहाँ पे तो उनको लेकर के एक तरह से बाध्यता बनी है कि अमेरिका कैसे करेगा। तो इसीलिए अमेरिका में भी जो है उन्होंने ओपन कर रखा है, छोड़ रखा है कि एम्बिग्यूटी है कि अमेरिका कैसे रिस्पॉन्ड करेगा इसको लेकर के, उन्होंने कहीं भी नहीं कहा है। तो सारा जो डिपेंड जो करता है वो ताइवान को और चाइना को रिलेशनशिप को लेकर के, वो सारा का सारा जो दारोमदार जो है वो आप कह सकते हैं कि अमेरिका पे है कि वो कैसे इसको लेता है। और जैसे जैसे चाइना की जो शक्ति हैं, जो उनका जो एक जो इंटरनेशनल गवर्नेंस में जो उनका जो एक मतलब कह सकते हैं कि जो अब बढ़ेगा, जैसे उसके जो पैर जो वो पसारता जा रहा है, जैसे जैसे उसके पैर पसरेंगे, जो ये सारा जो हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय जो गवर्नेंस है उसमें अगर जो पसरेगा, तो अमेरिका के लिए भी ये मुश्किल होता चला जाएगा, क्योंकि चाइना जो है बहुत ही शक्तिशाली होता जा रहा है। तो ताइवान को ये है कि अपने अपने साथ जो है इंटरनेशनल वॉइसेस को करने के लिए वही है कि आप जो डेमोक्रेसी की बातें होती हैं, जो डेमोक्रेसी सेकंड डेमोक्रेसी समिट हो रही है उसको लेकर के जो बातें हो रही है, और चाइना के साथ आपको संबंध बना करके, तो इस पार्टी जो जो केएमटी है वो वही चाह रहा है कि इसके साथ रिलेशनशिप बना रहे, और धीरे धीरे जो है ग्रेजुअली जो है वो अपना जो उसका जो मांग है, जो जैसे कि डब्ल्यूएचओ में या यूनाइटेड नेशन में या जो अलग अलग जैसे डब्ल्यूटीओ है, कुछ कुछ जो संस्थाएं हैं अंतर्राष्ट्रीय, उसमें ताइवान को एक रूप में लिया जाए। जैसे ओलंपिक में जो है ताइवान पार्ट लेता है चाइनीज चाइनीज ताइपेई के नाम से, तो उसी तरह से उनका जो एक आइडेंटिटी उनको क्रिएट करके दिया जाएगा, और ताइवानी जो है अपना इंटरनेशनल जो एक जो अंतर्राष्ट्रीय समूह और समुदाय है उसमें एक एक्टिव सदस्य के रूप में अपना काम करना शुरू करेगा, अगर चाइना और ताइवान का रिलेशनशिप सौहार्दपूर्ण रहता है तब। जिस समय साई अमेरिका पहुंच रही थी उसी समय ताइवान के पूर्व राष्ट्रपति मा यिंग-ज्यू चीन में घूम रहे थे। उन्होंने नानजिंग का दौरा किया। वो बोले, हम सब चीनी हैं। ताइवान स्ट्रेट के दोनों तरफ रहने वाले लोग एक ही साम्राज्य का हिस्सा रहे हैं। मां ने यह भी कहा कि मैं दोनों देशों के बीच शांति की स्थापना करने में मदद कर सकता हूं। मां केएमटी पार्टी के नेता हैं। ये पार्टी चियांग काई शेक ने बनाई थी। इसने कम्युनिस्ट क्रांति से पहले पूरे चीन में शासन किया। 1949 में माओ की क्रांति के बाद केएमटी अपने लोगों और साजो सामान को लेकर फॉर्मोसा द्वीप पर पहुंच गई। इसी को ताइवान या रिपब्लिक ऑफ चाइना आरओसी कहा जाता है। दूसरे विश्व युद्ध के समय इस पर जापान ने कब्जा कर लिया था। विश्व युद्ध में जापान की फिर हार हुई और ये वापस चीन के नियंत्रण में आ गया। इसके बाद सिविल वॉर शुरू हुआ। इसमें माओ की कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई और फिर ताइवान पर कब्जे को लेकर केएमटी के साथ झगड़ा शुरू हुआ। 1949 से पहले और उसके बाद का ताइवान कैसे बना, ये भी जानिए। 1949 से पहले अगर आप देखेंगे तो 1949 की जो जो हिस्ट्री है, जो मतलब आप सब जानते हैं, हम लोग सब जानते हैं कि कैसे जो है जो वहाँ एक सिविल वॉर हुआ चाइना में, जो चाइनीज मतलब जो चाइना था उस पर पूरा कंट्रोल करने के लिए कम्युनिस्ट जो पार्टी थी उसका जो माओ सेतुंग लीडर था वो, और चियांग काई शेक जो केएमटी पार्टी था, नेशनलिस्ट पार्टी, उन दोनों के बीच में एक सिविल वॉर हुई कि कौन जो है वो कंट्रोल कर रहा है। और अंततः जो है वो माओ सेतुंग विजयी रहा, और उसने क्या नाम उसका, और चियांग काई शेक को वहां से भाग करके ताइवान में शरण लेनी पड़ी 1949 में। जो 1945 से 49 तक जो सिविल वॉर थे उसमें 1945 से पहले जाते तो जो सबसे पहला जो रिकॉर्ड है इसका जो लिखा हुआ वो मिलता है, और जो मेनलैंड चाइना है वो जो जब अपना क्लेम प्रस्तुत करती है तो उस पर जो बात कहती है तो ये कहती है कि 239 एडी में जो चाइनीज कहते हैं कि उस समय आप कह सकते हैं कि 6 डायनेटीज का पीरियड था और 3 किंगडम का पीरियड था उस समय, कि एक उन्होंने कुछ भेजा था, कुछ एक दूत भेजा था ऐसे करके उन्होंने कि ये हमारा मतलब उनका जो अपने कहते हैं कि हमारा ये क्लेम यहीं से शुरू होता है।
उसके बाद कुछ दिनों तक जो है वो आपका जो है डच कॉलोनीज रहे हैं ये ताइवान जो है वो लगभग 1661 से लेकर के मुझे लगता 1624 से 1661 तक ये ब्रीफ पीरियड के लिए डच कॉलोनी था। उसके बाद जो है चाइना का जो छिंग डायनेस्टी था, जो लास्ट डायनेस्टी था, वो 1683 से लेकर के 1895 तक जो है ताइवान पे उसका कब्जा रहा है। 1895 में क्या हुआ कि जापान जो है पहला साइनो जापानीज वॉर जीत गया और उस पर जो है जापान का कब्जा हो गया। फिर क्या होता है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो आरओसी था उस समय, रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है, अब वो जो है वो मित्र राष्ट्र के संग साथ क्या करता है, वो जीत जाता है जो कोल्ड वॉर है। तो उसका उसके बाद जो आरओसी का कंट्रोल हो जाता है ताइवान पे। तो आपने देखा कि 1945 के बाद ये कंट्रोल होता है और उसके बाद ये आरओसी का कंट्रोल है। और आरओसी का जो आप मैंने पहले कहा कि जो सिविल वॉर में चांग काई साक जो वहां से शरण लेता है यहाँ ताइवान में, तो 1949 से लेकर के 1971 तक ये था कि यूनाइटेड नेशन में जो सिक्योरिटी काउंसिल है, जो सुरक्षा परिषद का जो परमानेंट जो अस्थायी सदस्य के रूप में, उसमें भी रिपब्लिक ऑफ चाइना का नाम था। अब आप जानते हैं कि कैसे जो है ये ग्लोबल पॉलिटिक्स, ग्लोबल राजनीति चलती है, तो कैसे जो अमेरिका जो है कैसे मतलब अपना, आप कह सकते हैं कि अपना पलड़ा और पार्टी बदला उसने, और जो पीआरसी है उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको फिर से संयुक्त राष्ट्र में ले आया। तो 1949 के 71 में ये हो गया। तो उसके बाद से धीरे धीरे क्या हुआ कि जो जो देश थे जो ताइवान को, जो आरओसी को कहेंगे, ताइवान नहीं कहेंगे, आरओसी कहेंगे, रिपब्लिक ऑफ चाइना को जो मान्यता दे रहे थे, धीरे धीरे जो है वो घटने लगा। क्योंकि उसी समय 1978 के बाद जो है चीन में जो है एक व्यापक बड़ा सा इकोनॉमिक रिफॉर्म जो है वो तंग शाओपिंग के रूप में हुआ। और चाइना जो है, जब चाइना मैं कहता हूं तो यहाँ मेनलैंड चाइना से आप मेरा मतलब समझेंगे, तो मेनलैंड चाइना का जो इकोनॉमिक राइज शुरू हुआ, तो कोई भी देश जो है अपना जब एक दूसरे को रिकॉग्नाइज करता है तो वो चाहता है कि उसके कुछ बेनिफिट हो। अभी आपने देखा है कि होंडुरस जो है उसने जो है ताइवान से अपना जो उसका रिकॉग्निशन था उसको विड्रॉ कर लिया है, और वो अब मेनलैंड चाइना के पास चला गया, पीआरसी के पास चला गया। तो उसमें पहले था कि लोग कहते थे कि ये चेकबुक डिप्लोमेसी है, कि कैसे लोग जो है अपनी रिकॉग्निशन को जो है वो खरीद रहे हैं, और कैसे जो थे कि ताइवान भी पहले करते रहे हैं, अब ताइवान अब चाइना को एक्यूज कर रहा है कि अब चाइना खरीद रहा है ये ऐसा। तो और इसमें जो सबसे बड़ी जो आप कहेंगे कि जो एक एक यूटर्न आया रिलेशनशिप में चाइना और ताइवान, जिसको वो कहते हैं कि क्रॉस स्टेट रिलेशनशिप कहते हैं, उसमें जो एक बदलाव आया, और कह सकते हैं कि जो बड़ी थी वो थी 1992 का कॉन्सेंसस कहते हैं वो, जिसमें केएमटी पार्टी और चाइना पीआरसी, उसमें एक समझौता हुआ कि अब हम दो चाइना की बात नहीं करते। पहले भी इसी का प्रॉब्लम चाइना और ताइवान का प्रॉब्लम यही है, चीन और ताइवान का, कि कौन गवर्नमेंट जो है वो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, जो ताइवान में रूल कर रहा है वो, या चाइना में जो रूल कर रहा है वो कम्युनिस्ट पार्टी। तो 1992 में केएमटी पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में ये समझौता हुआ कि आज से हम इस नहीं कहेंगे कि दो चाइना, एक मतलब एक चीन एक ताइवान, या दो चीन, ऐसा नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहते हैं कि एक चीन, और हम एक समझौता जारी रखेंगे कि ये चीन का जो जो लेजिटिमेट गवर्नमेंट है वो कौन है। तो यहां भी 1992 में केएमटी नहीं मानी कि केएमटी लेजिटिमेट गवर्नमेंट नहीं है चाइना का, और चाइना भी कहता रहा कि जो पूरा चाइना है, होल चाइना है, उसका लेजिटिमेट गवर्नमेंट जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है। तो अब आप देख सकते हैं, लेकिन 1992 के बाद जो है उनके यहाँ 1992 का बहुत आमूल चूल परिवर्तन आए केएमटी को लेकर के। ये था कि हम जो है पीसफुली बात करेंगे, और आप देखोगे कि 2021 में जो इनका जो इन्वेस्टमेंट था ताइवान को, वो चाइना में लगभग $200 बिलियन के बराबर है। जो उनका ट्रेड है, छोटा सा आइलैंड है ताइवान, उसका जो बायलैटरल ट्रेड है टोटल, वो हमारे और इंडिया और चाइना के, जो भारत और चीन का जो बायलैटरल ट्रेड है उससे डबल है, $200 बिलियन है उनका ट्रेड। तो इसका कहीं ना कहीं ये दिखा रहा है आपको कि इन दोनों के बीच में जो है इकोनॉमिक ट्रेड बहुत ही पावरफुल है। तो इनका दोनों का था भी, ताइवान का और चीन का, कि हम जो है
अपने रिलेशनशिप जो है पीसफुली और फ्रेंडली मैनर से हम उसको ऐसा स्ट्रेंथन करेंगे। चाइना का एक ऑब्जेक्टिव यहाँ था कि ये कि हम धीरे धीरे इतना इंडिपेंडेंट हो जाएगा ताइवान कि इट विल बी वेरी हार्ड टू ब्रेक अप। और ताइवान का भी साथ कि केएमसी के अंदर कि इट विल बी इजी टू हैव इंटरनेशनल स्पेस। वो उनका था कि हम इनका ऐसा करेंगे कि जैसे अगर हम मेनलैंड चाइना के साथ उनका अगर रिलेशनशिप खराब होता है संबंध, तो चाइना जो है आप देखोगे कि ताइवान को जो इंटरनेशनल स्पेस है वो नहीं दे पाता है, वो लेने ही नहीं देता है। वो जो अंतर्राष्ट्रीय जहाँ पे आपको संस्थाएं हैं जैसे WHO है या यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र है या कोई भी जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, उसमें वो मतलब पूरा से अपोज कर देता है कि नहीं ताइवान नहीं रहेगा। तो केएमटी का था ये कि हम पीसफुली रिलेशनशिप करेंगे एंड देन वो जो है हम थोड़ी थोड़ी मांगे हम अपने आगे रखते जाएंगे। तो 1992 के बाद एक आमूल चूल परिवर्तन आया जिसमें उनकी इकोनॉमिक रिलेशनशिप, पीपल टू पीपल कांटेक्ट आप कहेंगे कि वो भी जो है बहुत बड़ा। ताइवानीज मूवी आप कह सकते हैं कि दोनों बोल लैंग्वेज तो बोलने में एक ही है, लिखने में थोड़ा सा वो डिफरेंट है, एक क्लासिकल है और एक जो है सिंप्लीफाइड चाइनीज है। तो उनका जो कल्चरल जो आवाजाही था, पीपल टू पीपल कांटेक्ट था, उनका जो क्रॉस स्टेट यानी फूचियन जो मेनलैंड चाइना का इस पार्ट का और ताइवान का, उनके रिलेशनशिप बहुत मतलब कह सकते हैं कि बहुत तेजी से आगे बढ़ा। जो फ्लाइट की संख्या है वो पहले ना के बराबर थी, वो अब जो है मतलब सैकड़ों में हो गई। शुरुआत के कई दशकों तक चियांग काई शेक ने तानाशाही शासन चलाया। उनके उत्तराधिकारी भी वैसे ही थे। 1986 में फिर राजनीतिक सुधार लागू हुए। उसी बरस डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP की स्थापना हुई। इसके बाद लोकतांत्रिक चुनाव का रास्ता साफ हुआ और तब से KMT और DPP ने बारी बारी से सत्ता चलाई। चीन को लेकर उनकी नीति भी इवॉल्व होती रही। जो KMT है वो थोड़ा सा चाहता है कि चाइना के साथ जो है वो शांतिपूर्ण रूप से जो है वो संबंध बनाए रखे, और उसी के साथ साथ उनका जो अपना है कि ताइवान के लिए जो है कुछ कुछ जो मांगे हैं उनकी, जो आधिकारिक मांगे हैं, जो उनकी लेजिटिमेट मांगे हैं, वो उनसे लेते रहेंगे, कंसेशन लेते रहेंगे। तो वो तो उनका ये कहना है कि जो KMT है वो जो एक फोर्सफुल जो एक इंडिपेंडेंस होगा उनका भी वो विरोध करते हैं, फोर्सफुल यूनिफिकेशन होगा उसका वो विरोध करते हैं, और जो स्टेटस को है उसको वो चाह रहे हैं कि ये अभी चलता रहे और फ्यूचर में हम देखेंगे कि रिलेशनशिप दोनों देश कैसा चाहते हैं। तो DPP वो नहीं चाहता है कि फोर्सफुली यानी कि हिंसात्मक रूप से दोनों देश युद्ध करें और आप चाइना जो है उसको यूनिफाई कर ले। वो ये भी नहीं चाह रहा है कि ताइवान जो है एक मतलब यूनिलैटरली जो है वो एक इंडिपेंडेंट कंट्री हो जाए। तो ये हो गया KMT का। DPP कहता है कि वो कहता है कि इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसका जो संविधान है, वो ये भी कहता है कि ये एक पूरी तरह से एक अलग देश है, और उसको यहाँ तक कि रिपब्लिक ऑफ चाइना न कह करके वो ताइवान स्टेट, ताइवान देश के नाम से मतलब अपने को ज्यादा कहलाता है। कि आप आजकल देख रहे होंगे कि आप जो है वो ताइवान कहता है ना कि रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है। तो दोनों के जो मौलिक जो पॉलिसीज हैं उसमें बड़ा सा एक डिफरेंस है। और अब इसी बीच में दोनों आप देख रहे होंगे कि 10 महीने बाद जो है वहाँ चुनाव भी है, जो राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला, उसमें भी ये दोनों को लेकर के जो है एक जो है वो चाहते हैं कि ताइवान को, कि अब लगभग 1949 से अब मतलब 50 से अभी लगभग 70-72 साल हो गए हैं कि उसमें जो आपकी जो सामाजिक ताना बाना है वो अब थोड़ा सा अलग हो गया है। तो वो चीन को भी लग रहा है, मेनलैंड चीन को भी लग रहा है, ताइवान को भी लग रहा है। तो जो नए जो नौजवान हैं उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या आप कह सकते हैं कि उनकी क्या विचार हैं, तो उसको लेकर के दोनों पार्टी आपस में लड़ते हैं कि नहीं, अगर आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, एक सोवरेन स्टेट होना चाहते हो, तो चीन जो है आपकी जिंदगी को इजी नहीं रहने देगा, आसान नहीं रहने देगा, आपको कहीं ना कहीं जो है आपके पूरे रास्ते को बंद कर देगा, क्योंकि चीन जो है अभी वो एक पावरफुल कंट्री है। ताइवान में अगले बरस राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहा है। इसमें KMT की जीत की संभावना जैसा पहले कहा जताई जा रही है। अगर ऐसा हुआ तो क्या चीन के प्रति ताइवान की पॉलिसी बदल सकती है? इंटरेस्टिंग समय है अभी। आप अब देखें तो जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध में अभी जो सारी की सारी जो आप कह सकते हैं जो हाईलाइट है, जो लाइमलाइट है, वो जो है अभी यूरोप पे है, अभी रशिया यूक्रेन के कारण। और इसमें आप देख भी रहे हैं कि अमेरिका भी चाह रहा है, कि अमेरिका भी नहीं चाहेगा, क्योंकि जो ये थिएटर है उसको शिफ्ट करना चाहेगा वो हमेशा से।
उनके अमेरिकी की हमेशा पॉलिसी रही, तो उसको शिफ्ट करने का सबसे बड़ा जो जो फॉल्ट लाइन है वो ये ताइवान है और साउथ चाइना सी है। तो अभी आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, पूरी फोकस को शिफ्ट कर सकते हैं। तो आपने देखा है कि कुछ दिन पहले तक जो है जो अमेरिकी जो कांग्रेस की जो स्पीकर थी नैन्सी पेलोसी, उन्होंने भी विजिट किया, तो बड़ा हाई ड्रामा हुआ था उस समय। अभी आपने जैसा कि बताया, मतलब ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है कि एक साथ ही जो ताइवान की जो प्रेसिडेंट है छाई इंग-वन, वो जो है वो स्टॉप ओवर विजिट कर रही हैं। मतलब कहना चाहिए कि वो विजिट नहीं कर रही यूनाइटेड स्टेट की, उनको वो बड़ा एक सेंसिटिव मामला है दोनों के बीच में, चाइना और यूएस को बीच लेकर के, कि कोई भी जो है उनका पॉलिटिकल लीडर जो है वो यूएस को विजिट नहीं कर सकता, तो उसको स्टॉप ओवर कहते हैं। वो कहीं और जा रही होती है, ट्रांजिट विजिट कहती हैं। तो ये स्टेट विजिट नहीं है, नॉर्मल विजिट इसको हम नहीं मान सकते हैं। लेकिन ये भी कहीं ना कहीं दिखाता है कि वो बुधवार को जाने वाली थी और उससे पहले सोमवार को जो माइंग चू है वो 12 दिन की यात्रा पे चाइना आते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि कहीं ना, मतलब ये लग रहा है कि दोनों यूएस, अमेरिका और चाइना जो दोनों जो है इस पावर जो गेम चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को अपने को हावी होते हुए दिखाना चाह रहे हैं। तो अगर चाई इंग-वन जो है अमेरिका गई है, तो माइंग चू जो है वो चाइना गया है, यानी कि अब दो पॉलिटिकल पार्टी के दो हेड जो हैं वो इधर गए इधर गए। तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि जो आने वाले दिनों में जो ये राजनीतिक जो गहमा गहमी है, अंतरराष्ट्रीय गहमा गहमी, वो और जो है ज्यादा गहराने वाली है। आपका जो लास्ट जो पार्ट था क्वेश्चन का कि इसकी राजनीति पे भी क्या असर पड़ेगा ताइवान को लेकर के, तो जैसा कि मैंने पहले कहा है कि जो केएमटी पार्टी है वो हमेशा से चाहती रही है कि रिलेशनशिप जो है मेनलैंड चाइना के साथ एक सौहार्दपूर्ण रहे, एक फ्रेंड दोस्ताना सा रहे, जिससे कि उनको अपने जो उनका जो जो आर्थिक रिलेशनशिप है, जो टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप है, उनका जो है वो बढ़ता रहे। और उसी के बदौलत वो जो है वो चाइना से कहीं ना कहीं जो है कुछ रियायत और छूट लेते रहे अपने अंतर्राष्ट्रीय जो उनका जो एक ड्रीम है उनको वो लेने के लिए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि ये जो मायुंग चू की जो विजिट है, जो यात्रा है चीन को वो लेकर के, वो कहीं ना कहीं चीनी आवाम में ये संदेश देना चाहती है कि ये जो जो तनाव भरा जो रिलेशनशिप है दोनों रीजन में लेकर के, तो उनको लेकर के वो कहना चाहते हैं कि क्योंकि ये आखिरकार जो है वो जनता को ही भुगतना पड़ेगा। और वो जब अगर मान चुके हैं कि आप भी आपने भाषण सुना होगा माइंग चू की, वो कहता है कि चीनी जो है हम एक ही हैं, बोथ आर, मतलब वी आर चाइनीज। तो जब हम एक ही चीनी है, अगर वो लड़ाई होगा तो कोई चीनी ही मरेगा दोनों साइड में। तो ये माइंग चू एक बड़ा संदेश देना चाहता है ताइवान अपने जो उनके जो वोटर्स हैं उनको, कि रिलेशनशिप जो है हमें बना के रखना होगा, सौहार्दपूर्ण रखना होगा, ना कि हमें जो है एक, और ऐसा ना हो कि हमने वो ये भी मैसेज देना चाहते हैं कि आपको यूक्रेन की तरह यूज ना किया जाए। तो मायूंग जून जो है वो ये भी मतलब आप बड़े सटल रूप में वो देना चाहते हैं, लेकिन मायूंग जून ने ये भी कहा है कि वो बीजिंग नहीं जाएंगे और शी जिनपिंग से नहीं मिलेंगे। तो वो अपना जो उनका जो एक वोट बैंक है उनको भी वो पूरी तरह से अलग थलग नहीं करना चाहते हैं, जो डीपीपी के हैं, कि मैं आया हूं लेकिन मैं इनसे नहीं मिलूंगा। यानी कि हमारा जो स्टेटस है, स्टेटस को उसको हम बरकरार रखेंगे। आपने पूरा मसला समझा, एक्सपर्ट की राय सुनी। आप क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताएं। आज का दुनियादारी यहीं खत्म होता है। उम्मीद है कल फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया, शुभ रात्रि।